नमस्कार। अंतरिक्ष की दुनिया में दो ऐसे दिग्गज हैं जिनकी कहानी बिल्कुल अलग है। एक जिसके पास सितारों तक पहुंचने के लिए बेहिसाब दौलत और संसाधन है, और दूसरी जिसने कम में ही कमाल करने की कला में महारत हासिल कर ली है। तो चलिए आज नासा और इसरो की इसी दिलचस्प कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे दोनों के रास्ते और अंदाज एक दूसरे से इतने जुदा हैं। और यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि इसरो नासा के बजट के बस एक छोटे से हिस्से में इतने बड़े बड़े इतने एम्बिशियस मिशन पूरे कर लेता है। सबसे पहले जरा नंबर्स को देखिए। नासा का सालाना बजट है करीब 25 अरब डॉलर और इसरो का लगभग 1.6 अरब डॉलर। इसे ऐसे समझिए, नासा जितना पैसा सिर्फ एक महीने में खर्च करता है ना, वो इसरो के पूरे साल के बजट से भी ज्यादा है। ये फर्क जमीन आसमान का है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा फर्क आखिर है क्यों, और इसका जवाब इनकी शुरुआत में छिपा है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि इन दोनों की सोच और काम करने का तरीका इतना अलग क्यों बना। दिलचस्प बात यह है कि नासा और इसरो की शुरुआती संस्था इनकोस्पार की स्थापना लगभग एक ही दशक में हुई थी, लेकिन दोनों के हालात बिल्कुल अलग थे। सोचिए, एक तरफ थी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जो कोल्ड वॉर के बीच में थी, और दूसरी तरफ एक नया विकासशील देश जो बस अपनी पहचान बना रहा था। देखिए, नासा का जन्म हुआ था कोल्ड वॉर की जियोपॉलिटिकल रेस से। ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की एक जबरदस्त दौड़ थी, सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि अपनी विचारधारा को बेहतर साबित करने की भी। नासा का मकसद साफ था, दुनिया को अपनी ताकत दिखाना और साथ ही इंसानियत के ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाना। और फिर दूसरी तरफ था इसरो। अब उस समय भारत अपनी बेसिक जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा था, तो जाहिर है कई लोगों ने सवाल उठाया कि भाई एक गरीब देश को स्पेस पर पैसा क्यों खर्च करना चाहिए। लेकिन इसरो के संस्थापकों का विजन एकदम क्लियर था। स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जमीन पर देश के आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना था। इसरो के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इस सोच को बहुत खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा, कुछ लोग हैं जो एक विकासशील देश में अंतरिक्ष की गतिविधियों पर सवाल उठाते हैं। हमारे लिए मकसद को लेकर कोई धुंधलापन नहीं है। हमें इंसान और समाज की असली समस्याओं को सुलझाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में किसी से भी पीछे नहीं रहना है। मतलब मकसद आसमान छूना जरूर था, लेकिन जमीन पर लोगों की जिंदगी संवारने के लिए। और इसरो की उस शुरुआती लगन की सबसे बड़ी मिसाल शायद ये कहानी है। शुरुआती दिनों में रॉकेट के पार्ट्स साइकिल और बैलगाड़ियों पर लाद कर लॉन्च साइट तक पहुंचाए जाते थे। ये जो जुगाड़ वाली भावना है ना, कम संसाधनों में कुछ बड़ा कर दिखाने का जुनून, वो आज भी इसरो की पहचान है। तो अब देखते हैं कि कैसे इन दो अलग अलग शुरुआत ने इनोवेशन को लेकर दो बिल्कुल अलग प्लेबुक्स तैयार की। इसरो की इस किफ़ायती इंजीनियरिंग, या जिसे फ्रूगल इनोवेशन कहते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है मंगलयान मिशन। इसकी कुल लागत थी सिर्फ $74 मिलियन। अब ये कितना कम है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि हॉलीवुड की फिल्म द मार्शियन का बजट इससे कहीं ज़्यादा था। मतलब एक ने मंगल पर जाने की फिल्म बनाई और दूसरे ने उससे भी कम पैसे में सच में अपना यान मंगल पर भेज दिया। कमाल है ना? तो ये होता कैसे है? एक बड़ा फर्क है दोनों की रणनीति में। देखिए, नासा के पास है ताकतवर रॉकेट, तो वो एक तरह से सीधा रास्ता लेते हैं, ए से बी तक। इसमें फ्यूल बहुत लगता है पर टाइम बचता है। वहीं इसरो इस्तेमाल करता है जिसे स्लिंगशॉट मैन्यूवर कहते हैं। ये बड़ा स्मार्ट तरीका है। जैसे आप गुलेल से पत्थर फेंकते हैं ना, उसे घुमाकर रफ्तार देते हैं, ठीक वैसे ही इसरो का स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के चक्कर लगाकर उसकी ग्रेविटी से रफ्तार पकड़ता है। इसमें वक्त ज्यादा लगता है पर बेशकीमती फ्यूल की जबरदस्त बचत होती है। तो इसरो के इस किफ़ायती होने के पीछे का राज क्या है? मोटे तौर पर 3 बड़ी वजहें हैं। पहला, बिल्ड इन हाउस, मतलब ज्यादातर टेक्नोलॉजी देश में ही बनाना। इससे बाहर से मंगाने का भारी भरकम खर्च बच जाता है। दूसरा, एक बहुत ही डेडिकेटेड वर्कफोर्स। और तीसरा, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स, रॉकेट के भारी भरकम पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भारतीय रेलवे का इस्तेमाल, जो कि बहुत ही सस्ता और भरोसेमंद तरीका है। अब एक और मजेदार बात, ये जो स्पेस मिशन होते हैं ना, ये सिर्फ चांद तारों तक जाने के लिए नहीं होते। इनसे निकली टेक्नोलॉजी हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। क्या आपको पता है कि आपके तकिए या गद्दे में जो मेमोरी फोम है, या आपके फोन का कैमरा सेंसर, ये सब नासा की देन है।
और सिर्फ यही नहीं, कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर, फ्रीज करके सुखाया गया खाना, यहाँ तक कि हवाई जहाज़ों पर बर्फ जमने से रोकने वाली टेक्नोलॉजी, ये सब उन चीज़ों के उदाहरण हैं जो स्पेस में जाने की वजह से हमारी जिंदगी में आई। और इसरो का योगदान तो सीधे सीधे भारत की ज़रूरतों से जुड़ा है। हमारा अपना जीपीएस, नाविक, जो मछुआरों से लेकर ट्रक ड्राइवर्स तक की मदद करता है। सैटेलाइट से मिलने वाली आपदा की चेतावनी, जो तूफानों से लाखों जानें बचाती है। और तो और, किसानों को सैटेलाइट डेटा से ये जानने में मदद मिलती है कि फसल कब और कैसे लगानी है। ये सब इसरो की वजह से मुमकिन हुआ है। तो ये तो हुई अब तक की कहानी। अब आगे क्या? भविष्य में इन दोनों दिग्गजों के क्या प्लान्स हैं? चलिए एक नज़र डालते हैं। देखिए, भविष्य भी उतना ही रोमांचक है। एक तरफ नासा का आर्टेमिस मिशन है जो इंसानों को वापस चांद पर ले जाएगा, और इस बार चांद के साउथ पोल पर। तो दूसरी तरफ इसरो का गगनयान मिशन है जो पहली बार किसी भारतीय को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। ये एक ऐतिहासिक पल होगा। और इसके अलावा नासा शनि के चांद टाइटन पर एक ड्रोन भेज रहा है, तो इसरो की नज़रें शुक्र ग्रह पर हैं। रेस अभी जारी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ कंपटीशन की नहीं है, ये कोलैबोरेशन की भी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है निसार मिशन। ये एक जॉइंट नासा इसरो सैटेलाइट है जो मिलकर हमारी धरती पर हो रहे बदलावों पर नजर रखेगा। और ये दिखाता है कि जब पूरी इंसानियत के भविष्य की बात आती है, तो ये दोनों महारथी एक साथ भी खड़े हो सकते हैं। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। एक, जिसके पास बेहिसाब संसाधन है, और दूसरा, जिसने सीमित संसाधनों को साधने की कला में महारत हासिल कर ली है। अंतरिक्ष की खोज का अगला अध्याय कौन लिखेगा? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।